तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं टारगेट राजस्थान की इस नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमन और आज आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चौहान वंश पार्ट 3। इससे पहले हम चौहान वंश के 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो आप जाके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको जीके से संबंधित ट्रिक्स वगैरह और राजस्थान के जितने भी जो एग्जाम्स हैं उनके संबंधित नोटिफिकेशन और समय समय पे क्या है आपको अन्य नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, जिससे क्या है आप टाइम टू टाइम अपडेट रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, कि दोस्तों एक मूवी है, उसमें एक बात बोली गई है कि ना का कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। ठीक है, 3 इडियट मूवी है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। अगर काबिल हो जाओगे तो कामयाबी झक मार के पीछे आएगी दोस्तों। ठीक है, तो वही चीज़ रियल में बहुत अच्छी चीज़ बोली गई उस मूवी के अंदर। तो क्या करें दोस्तों, खूब मेहनत करो आप, और मेहनत करो इतने अच्छे से मेहनत करो, इतने शानदार तरीके से मेहनत करो कि मेहनत भी क्या है, मेहनत भी खुद ये बात बोले कि हाँ भाई ये इस चीज़ को डिजर्व करता है। ठीक है, ये इस बंदा इसके इसके लायक है। ठीक है, तो खूब तैयारी करो दोस्तों, खूब मेहनत करो। और अभी वर्तमान में कोविड वाला जो समय चल रहा है उस हिसाब से क्या है कि स्टूडेंट के लिए देखा जाता है गोल्डन समय है। ठीक है, मगर जो पर्सन बिगिनर पर्सन है, ठीक है, तो जो अभी भी जो पर्सन है जो क्या है कि तैयारी नहीं कर रहा है, तो वो भी क्या है अभी तैयारी करना शुरू कर दो दोस्तों। एग्जाम वगैरह क्या है लगभग 2 या 3 महीने में हो जाएंगे। ठीक है, 2 या 3 महीने में आने के चांसेस हो सकते हैं, तो इस कारण से क्या है तैयारी करना शुरू कर दो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले दोस्तों हमने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, कि एक बार मैं आपको पिछले पार्ट की समरी बता देता हूँ कि पिछले पार्ट में हमने देखा पृथ्वीराज चौहान जी ने उत्तरायण का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध किया था। ठीक है, तो उत्तरायण के प्रथम और द्वितीय युद्ध के बाद में क्या हुआ दोस्तों, जो मोहम्मद गोरी होते वो गोविंद राज को शासक बना के गोविंद राज को क्या है अजमेर का शासक बनाए थे। मगर बाद में क्या है दोस्तों, जो गोविंद राज जी के चाचा जी होते हैं, ठीक है, हरराज चौहान, तो हरराज चौहान क्या करते हैं गोविंद राज को गद्दी से उतार के खुद गद्दी पे बैठ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में जब है ना गोविंद राज क्या करते हैं रणथंभौर चले जाते हैं। तो आज हमें रणथंभौर पढ़ना है। ठीक है, कि गोविंद राज जब वहाँ पे जाते हैं उसके बाद में की कहानी पढ़नी है। ठीक है, और वहाँ पे हरराज चौहान क्या होता है उनको भी गद्दी से उतार के मोहम्मद गोरी किसको बैठा देता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को बैठा देता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं रणथंभौर के चौहान। ठीक है, गौर करना दोस्तों, गोविंद राज। दोस्तों, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था, तो गोविंद राज था। ठीक है, कौन था दोस्तों, गोविंद राज था, याद रखना। ठीक है, और चौहान वंश की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी दोस्तों, तो नाडोल के चौहान वंश की शाखा थी। ठीक है, नाडोल के चौहान। ठीक है, और जिसका संस्थापक था लक्ष्मण देव चौहान, याद रखना। ठीक है, और रणथंभौर के चौहान का संस्थापक कौन था, तो गोविंद राज था। गोविंद राज चौहान के बाद में यहाँ पे दोस्तों अलग अलग शासन किया था। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा जो भी बीच में आएंगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अपनी नोटबुक और पेन अपने साथ में रखिए। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा बोले गए शब्द हैं, जो भी नोट्स वगैरह है वो इसमें उपलब्ध नहीं है, तो आप उसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए दोस्तों। नोट्स बनाना बहुत अच्छे प्रॉपर है, नोट्स वगैरह प्रॉपर बनाते रहिए दोस्तों। ठीक है, और ये है कि इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे दोस्तों, तो आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है, अगर 40 क्वेश्चन अगर राजस्थान जीके से संबंधित आते हैं तो इसमें से कम आप 35 से 38 क्वेश्चन तो करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो गोविंद राज जी क्या है, इनका शासनकाल था दोस्तों 1194 का शासनकाल था। ठीक है, 1194 में क्या है, जयचंद के साथ में चंदावर का युद्ध होता है ना मोहम्मद गोरी के साथ में, तो मोहम्मद गोरी के साथ में चंदावर के युद्ध के बाद में क्या है गोविंद राज जी इस तरफ यहाँ पे क्या शासन कर रहे होते हैं रणथंभौर में। चौहान वंश का पृथ्वीराज चौहान का बेटा था। ठीक है, ठीक है, हरराज चौहान ने उसको भगाया था ना। 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आगे। देखिए, गोविंदराज चौहान के बाद में यहाँ पे दोस्तों वल्लन देव, एक तो क्या है वल्लन देव तथा वल्लन देव प्रहलाद देव ने भी शासन किया था। ठीक है, क्या है वल्लन देव प्रहलाद देव नाम से भी 2% बैठे थे, याद रखना। ठीक है, मगर वो इम्पोर्टेंट नहीं, इतिहास में उनके बारे में कोई इतनी अच्छी कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। ठीक है, अगर जानकारी प्राप्त भी होती है तो आज तक वहाँ से क्वेश्चन पुट अप नहीं हुए। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि भाई जो ज़्यादा फेमस होते हैं ना, जहाँ पर क्या है कुछ प्रभाव छोड़ के गए दोस्तों, तो वहाँ से क्या है क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, इसलिए तो मैं आपको बोलता हूँ कि पढ़ने से कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एक ना क्या बोलते हैं कि किस हिसाब से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है, वीर नारायण जी, अब दूसरा डाल लीजिए, वीर नारायण जी दोस्तों। क्वेश्चन देखिए,
वीर नारायण जी के समय में दोस्तों, वीर नारायण जी के समय में क्या है, दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ था यहाँ पे। ठीक है, इल्तुतमिश ने यहाँ पे आक्रमण किया था। इल्तुतमिश कौन था? रजिया के पापा। ठीक है, रजिया सुल्तान के पापा थे। तो वीर नारायण के समय में क्या है, दिल्ली सुल्तनत के शासक इल्तुतमिश का आक्रमण यहाँ पे रणथंभौर में हुआ था। इसके अलावा अपन ना मेवाड़ पढ़ के आए थे दोस्तों। मेवाड़ में भी इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ था, जिसमें नागदा नष्ट हो जाती है, याद रखना। ठीक है, अपन पढ़ के आए थे ना, जिसमें कौन सा था, ये जैत्र सिंह नाम से। ठीक है, जैत्र सिंह के वहाँ पे आक्रमण हुआ था, जिसमें नागदा नष्ट हो जाती है, इसलिए जैत्र सिंह अपनी जो नई राजधानी वो चित्तौड़ को बनाता है। आया कुछ समझ में दोस्तों? तो वीर नारायण जी के समय में क्या है, दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ था। ठीक है, फिर चलते हैं बागभट के ऊपर। ठीक है, वीर नारायण जी कंप्लीट, वीर नारायण जी से बस इतना ही आएगा। ठीक है, फिर चलते हैं बागभट के ऊपर। इनके समय में दिल्ली सल्तनत के शासक, बागभट से बे से आ रहा ना, बे, तो बे से देखिए बलबन, मतलब दिल्ली, इनके समय में दिल्ली सल्तनत के शासक बलबन का 3 बार आक्रमण हुआ था दोस्तों। बलबन ने यहाँ पे 3 बार आक्रमण किया था। ठीक है, बागभट के समय में। ठीक, याद रखना बस। इसके अलावा जैसे मैं क्वेश्चन सीरीज वगैरह लेके आऊँगा, तो अगर हमारे इस टॉपिक में इक्का दुक्का चीज छूट भी जाती है दोस्तों, तो वो क्वेश्चन में पुटअप हो जाएगी। ठीक है, बस आप हमारे साथ में जुड़े रहिए, हमारे हमारे क्या है, हमें सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो चैनल है दोस्तों, ये हमारा हमारा हम सब का चैनल है दोस्तों। ठीक है, हमारा हमारा उद्देश्य यही है दोस्तों कि हम सब क्या है, कि जो पर्सन क्या है, जो तैयारी वगैरह कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, जो तैयारी वगैरह कर रहे हैं, जो काबिलियत रखते हैं और जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा इच्छुक है, मगर क्या है, कोचिंग संस्थानों की भारी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, या और भी बहुत सारे कारण हैं जिससे कारण क्या है कि वो पढ़ नहीं पा रहे। तो उनके लिए क्या है कि ना, ये जो वीडियोस वगैरह है एक गोल्डन अवसर का प्राप्त करेगी। ठीक है, एक गोल्डन मेहनत का अवसर देगी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों मैं ये नहीं सोचना कि मैं ये पेड वीडियो नहीं है, मैं पेड वीडियो होने से ना होने से कुछ नहीं, मैं इसको कभी पेड नहीं करूँगा दोस्तों। ठीक है, बस ये है कि आप लोग इससे जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए दोस्तों, इतना पढ़िए दोस्तों, जितना आपकी मर्जी दोस्तों, उतना पढ़िए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। वीर नारायण जी देख लिए, बागभट जी देख लिए। ठीक है, बागभट जी एक बार फिर से बोल देता हूँ कि इनके समय में दोस्तों दिल्ली सल्तनत के शासक बलबन ने 3 बार आक्रमण किया था। ठीक है, कंटेंट में बिल्कुल कोई भी कमी नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप लोग क्या है, निश्चित रहिए दोस्तों। ठीक है, आप लोग क्या है, बस खूब मेहनत करें आप। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आप मेहनत करें और जल्द से जल्द जॉब लग जाए दोस्तों। ठीक है, और फिर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ सर, आपने जो पढ़ाया था उसमें से ही हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए थे। ठीक है, फिर चलते हैं जय सीमा के ऊपर। देखिए, अब गोविंदराज जी देख लिए, ये वीर नारायण जी देख लिए, बागभट जी देख लिए। ठीक है, अब एक और डाल लीजिए, उसके बाद में अपन आमिर पढ़ते हैं। ठीक है, जय सीमा जी दोस्तों, इनके समय में नासरुद्दीन मोहम्मद ने आक्रमण किया था। जय सीमा के समय में क्या है, नासरुद्दीन मोहम्मद ने आक्रमण किया था। नासरुद्दीन महमूद बोलते थे इनको। ठीक है, तो नासरुद्दीन महमूद ने इनके समय में क्या है, आक्रमण किया था। जय सीमा के बेटे हमीर देव ने ही अपने पिता की स्मृति में दोस्तों 32 खंभों की छतरी का निर्माण कराया था। रणथंभौर में लगा लेना स्टार पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पुटअप होगा और आगे भी होगा। ठीक है, क्योंकि इतिहास कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस क्या है, बहुत ज़्यादा पुटअप हो गए, बहुत ज़्यादा आगे, बहुत ज़्यादा आते हैं और आगे भी आएंगे दोस्तों। ठीक है, बस ये क्या है, पूछने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं देखा जाए तो। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हमीर देव, ये 32 खंभों की छतरी का है तो रणथंभौर में किसने बनाई थी, तो हमीर देव ने बनाई थी। मतलब अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इनके समय में क्या है दोस्तों, जय सीमा के समय में नासरुद्दीन महमूद ने आक्रमण किया था। जय सीमा के बेटे हमीर देव ने क्या है, अपने पिता की स्मृति में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था रणथंभौर में। आया कुछ समझ में दोस्तों? ये हो गए हमारे जय सीमा जी कंप्लीट। अब चलते हैं हमीर देव जी के ऊपर। हमीर देव जी के ऊपर स्टार लगा लेना। रणथंभौर में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो या तो गोविंदराज या हमीर देव से पूछा जाएगा। ठीक है, याद रखना। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इनका शासनकाल था 1282 से 1301। 1282 से 1301। अब जानकारी की जरूरत पड़ी है कि इसमें जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो पहली हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य से क्या है, जानकारी प्राप्त होती है। तो हमीर महाकाव्य किसकी किताब है, तो नयन चंद्र सूरी की किताब है। किसकी किताब है, नयन चंद्र सूरी की किताब है। ठीक है, हमीर हट चंद्रशेखर की किताब है। हमीर हट किसकी है, चंद्रशेखर की। और हमीर रायण किसकी है, ये भी लिख लीजिए नीचे। हमीर रायण किसकी है, व्यास बड़ाऊ की किताब है। ठीक है, मैंने कौन कौन से बताया। इसके अलावा एक और लिखिए हमीर रासो जोधराज सारंगदार की। ठीक है, जोधराज और सारंगदार की। और फिर लिखिए खजाइन उल फतू। खजाइन उल फतू
अमीर खुसरो की किताब है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, अमीर महाकाव्य, अमीर हट, अमीर रायण, अमीर रासो और खजान उल्फत। तो ये दोस्तों ये जो अमीर अमीर वाली जो किताबें हैं ना, इसके ऊपर क्वेश्चन पुटअप होता है जिसमें आपको मिलान चिन्ह करना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि आपको चारों किताबों के नाम दे दिए जाएंगे कि अमीर महाकाव्य, अमीर हट, अमीर रायण, अमीर रासो, फिर आपको साइड में लेखकों के नाम दे दिए जाएंगे, फिर उनको मिलान चिन्ह करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये क्या है याद रखना दोस्तों, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, फालतू की चीज़ कुछ नहीं बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो फालतू की चीज़ बताने से क्या है, आप अपने माइंड को थोड़ा सा क्या अलग कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पुटअप पूछे जाते हैं या पुटअप होते हैं वहीं से बताना आपको ज़्यादा रहना बेहतर रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो जानकारी की जरूरत एक बार फिर से बता दी मैंने। अब चलते आगे, देखिए 1290 में दोस्तों क्या होता है, 1290 में जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश के संस्थापक थे, तो इन्होंने क्या है जैन दुर्ग पर आक्रमण किया था दोस्तों। जैन दुर्ग को क्या है रणथंभौर के दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी मतलब अगर आपको रणथंभौर पर अधिकार करना है तो आपको जैन दुर्ग को जीतना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी ने क्या है जैन दुर्ग पर आक्रमण किया। आमिर क्या करते दोस्तों, गुरदास सैनी के नेतृत्व में एक सेना भेजते जैन दुर्ग में। ठीक है, अमीर क्या करते हैं, अमीर देव जी गुरदास सैनी के नेतृत्व में एक सेना जैन दुर्ग में वहाँ पे भेजते हैं। ठीक है, इस युद्ध में दोस्तों चौहानों की पराजय होती है। याद रखना दोस्तों, इस युद्ध में क्या है, चौहानों की पराजय होती है। ठीक है, और एक चीज़ और लिख लीजिए ऊपर। ठीक है, चाहो तो आप नोट डाल के लिख लीजिए, चाहे आप ऊपर लिख लीजिए अपने नोट्स में कि जैन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, कुंजी या प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, प्रवेश द्वार कुंजी समझ गए ना आप, कि मतलब क्या है कि अगर आपको रणथंभौर पे आक्रमण करना है, रणथंभौर को जीतना, तो सबसे पहले आपको जैन दुर्ग को जीतना पड़ेगा। ठीक है, तो रणथंभौर को जैन दुर्ग को रणथंभौर की चाबी या प्रवेश द्वार कहा जाता है। एक चीज़ और लिख लीजिए दोस्तों, सिवाना दुर्ग क्यों ना, सिवाना दुर्ग जो अपन पढ़ेंगे, ठीक है, तो सिवाना दुर्ग को क्या है, जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। सिवाना को किसकी कुंजी कहा जाता है, जालोर दुर्ग की कुंजी होता है। सिवाना कहाँ पे है, बाड़मेर में। ठीक है, तो सिवाना दुर्ग जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, फिर चलते आगे। तो 1290 में क्या है, जलालुद्दीन खिलजी जैन दुर्ग पे आक्रमण करता है। हमीर गुरदास सैनी के नेतृत्व में एक सेना भेजते हैं जैन दुर्ग पे, मतलब सेना को। तो सेना और क्या है, जलालुद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध होता है जिसके अंदर क्या है, चौहानों की पराजय हो जाती है। ठीक है, जैन दुर्ग को रणथंभौर की कुंजी कहा जाता है। जलालुद्दीन खिलजी 1191 या 92 के समय में क्या दोस्तों एक बार फिर से आक्रमण करता है। ठीक है, 1191 में क्या है, रणथंभौर पे फिर आक्रमण करता है। जो किले की क्या है, जो किले के ऊपर रणथंभौर पे आक्रमण करने के बाद में दोस्तों क्या होता है, तो किले को क्या है वो जीत नहीं पाते दोस्तों। ठीक है, और जीत ना पाने के कारण क्या है दोस्तों, उसकी शुद्धता को देखते हुए क्या है वो एक बात बोलते हैं दोस्तों। ये कथन है ना, ये लिख लीजिएगा, पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये कथन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान की दाढ़ी के बाल के बराबर नहीं समझता दोस्तों। ठीक है, वो बोलते हैं ना कि ना अंगूर खट्टे हैं दोस्तों, मतलब क्या है कि जब ना अंगूर ना हाथ में नहीं आते तो क्या बोलते अपन, अंगूर खट्टे हैं। उसी प्रकार से आप ऐसा समझ लीजिए इसको याद करने के लिए। ठीक है, कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान की दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता। ठीक है, क्योंकि वो उसको जीत नहीं पाए थे। आया कुछ समझ में दोस्तों, कि ये कथन आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए। जलालुद्दीन खिलजी की जो असफलता का जो कारण है दोस्तों, ठीक है, कि ना जो रणथंभौर पे आक्रमण किया उसके बाद में वो हार गए। हारने के कारण ये जो हारने का जो वर्णन है दोस्तों, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी की असफलता का जो वर्णन है दोस्तों, वो बर्नियर तथा अमीर खुसरो ने अपनी किताबों में किया है। ठीक है, याद रखना। अब चलते हैं अमीर विशेष अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अलाउ के ऊपर। ठीक है, अमीर और अलाउ के बीच में की लड़ाई। एक बार मैं आपको कहानी समझा रहा हूँ, उसके बाद में अपन पढ़ भी लेंगे। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पे 2 आक्रमण किए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पे 2 आक्रमण किए थे। प्रथम आक्रमण 1299 में। ठीक है, पहला आक्रमण कब हुआ था दोस्तों, 1299 में ये आक्रमण हुआ था युद्ध के कारण। हम इसमें देखिए कारण देखिए कौन सा था, 1299 में जो आक्रमण हुए थे दोस्तों, उसमें कारण क्या थे आक्रमण करने के। पहला कारण, हमीर द्वारा दिल्ली सल्तनत को कर देने से बना कर दिया गया था। ठीक है, हमीर ने क्या कहा था, हमीर ने बोला दिल्ली सल्तनत को कर देने से बंद कर दिया था। ठीक है, हमीर हट के अनुसार हमीर द्वारा मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह के हबरू को शरण दे दी गई थी। ठीक है, ये 2 कारण थे, मुख्य कारण थे, जिसमें क्या है 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर पे क्या आक्रमण किया था। हो गया याद। पहला कारण वापस बताऊं,
हमीर द्वारा दिल्ली सल्तनत को कर देने से बना कर दिया था, कर देना बंद कर दिया था हमीर ने। दूसरा, हमीर हट के अनुसार, मतलब हमीर हट किसकी किताब है? चंद्रशेखर की। हमीर हट के अनुसार हमीर द्वारा मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह के हबरू को शरण दे दी गई थी। ठीक है, इसी कारण से ये क्वेश्चन पुटअप होता है दोस्तों के 1299 में, या हमीर द्वारा अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण क्या था। तो जिसमें आप ये लिखिएगा, ये जो क्वेश्चन पे टिक लगाएंगे यहाँ पे, कि हमीर ने क्या है, सुल्तान के शत्रु को शरण दी थी। ठीक है, मोहम्मद शाह के हबरू को शरण दी थी। फिर चलते हैं आगे। देखिए अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी उल्लू खां और नुसरत खां के नेतृत्व में दोस्तों एक सेना रणथंभौर भेजते हैं। अब देखिए 1299 का जो युद्ध होता है उसके बारे में देख रहे हैं अपन। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं, उल्लू खां और नुसरत खां के नेतृत्व में एक सेना रणथंभौर भेजते हैं। जब खिलजी की सेना बनास नदी के किनारे होती है दोस्तों, ठीक है, ये क्या है, उल्लू खां नुसरत खां के नेतृत्व में एक सेना रणथंभौर आती है। और जब खिलजी की सेना बनास नदी के किनारे होती है दोस्तों, तो चौहान सेना भी वहाँ पे आक्रमण कर देती है। ठीक है, चौहान सेना और खिलजी की सेना के बीच में युद्ध होता है दोस्तों। चौहान सेना का नेतृत्व उस समय धर्म सिंह और भीम सिंह कर रहे होते हैं। कौन कर रहे होते हैं दोस्तों? धर्म सिंह और भीम सिंह कर रहे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि धर्म सिंह और भीम सिंह कर रहे होते था, तो लूट का जो सामान होता है दोस्तों, ठीक है, लूट का जो सामान होता है दोस्तों, वो धर्म सिंह क्या है, रणथंभौर लेके आ जाते हैं। जबकि वहाँ पे क्या है, पीछे भीम सिंह जी क्या है, पीछे छूट जाते हैं। और भीम सिंह को अल्प खां के मध्य हिंदुआर घाटी का युद्ध लड़ा जाता है वहाँ पे, और भीम सिंह क्या मारा जाता है। मतलब क्या है दोस्तों, देखिए इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा कि चौहानों की सेना का नेतृत्व तो धर्म सिंह को भीम सिंह कर रहे थे। धर्म सिंह क्या करते हैं, जो लूट का सामान वगैरह लेके क्या किले में आ जाते हैं, जबकि भीम सिंह क्या युद्ध कर रहे होते हैं। ठीक है, और भीम सिंह को अल्प खां के मध्य क्या हिंदुआर घाटी का युद्ध होता है वहाँ पे, और वहाँ पे क्या है, भीम सिंह जी मारे जाते हैं। ठीक है, हमीर इस बात से नाराज होते हैं और धर्म सिंह को अंधा करवा देते हैं। ठीक है, और नुसरत खां भी, जो अलाउद्दीन खिलजी ने दो सेना के नेतृत्व में भेजे थे ना, और लूट खां और नुसरत खां, तो इसमें इस युद्ध में क्या है दोस्तों, नुसरत खां भी मारा जाता है, याद रखना। ठीक है, तो नुसरत खां भी इस युद्ध में मारा जाता है। इतना कंप्लीट हुआ। अब एक बार पढ़ के देखते हैं। ठीक है, हमीर 1282 से 1301। देखिए चित्तौड़ के समर सिंह को इन्होंने हराया था। ठीक है, ये भी अपन पढ़ चुके हैं, हमारे जब मेवाड़ में पढ़े थे तो उसमें मैंने एक ही क्वेश्चन बताया था कि समर सिंह जी के शासन काल में हमीर देव ने क्या है, खिराज वसूल किया था। आया कुछ याद दोस्तों? तो चित्तौड़ में समर सिंह जी को इन्होंने हराया था, धार के भोज को इन्होंने हराया था, और अर्जुन को हराया था भीमरस के। ठीक है, यूपी के भीमरस। फिर चलते हैं दोस्तों, 1292 में जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण को इन्होंने विफल किया था। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण 1301। अभी अपन 1301 वाला अलग पढ़ेंगे। ठीक है, अपन ने 1299 वाला तो पढ़ लिया, दूसरा आक्रमण पढ़ लेते दोस्तों। देखिए अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी समय से रणथंभौर पे घेरा डाला हुआ था। ठीक है, तो काफ़ी समय तक रणथंभौर पे घेरा डालने के बाद में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे एक युद्ध होता है दोस्तों। रणथंभौर पे घेरा डालने के बाद में इस युद्ध में हमीर के सेनापति रणमल और रतिपाल थे दोस्तों। याद रखना दोस्तों, आइए रणमल रतिपाल क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि रणमल और रतिपाल क्या करते दोस्तों, थे तो ये हमीर के सेनापति, मगर बाद में जाके क्या है, खिलजी की सेना में मिल जाते दोस्तों। धोखा करते हैं हमीर के साथ में, और हमीर के साथ में धोखा करके खिलजी की सेना में जाके मिल जाते हैं। हमीर के नेतृत्व में केसरिया होता है, और रंग देवी के नेतृत्व में जौहर होता है। ठीक है, रंग देवी इनकी पत्नी थी दोस्तों, हमीर देव की, और हमीर के नेतृत्व में केसरिया और रंग देवी के नेतृत्व में जौहर होता है। कब होता है? 1301 में। अब अपन ने देखा था मेवाड़ के अंदर जो पहला साका हुआ था वो 1303 में हुआ था, जबकि 1301 में हुआ है। मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पे कहने का कि क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि राजस्थान का पहला साका कब हुआ था, तो 1301 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? रणथंभौर में हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था? रंग देवी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो खिलजी की सेना के साथ में मिल जाते क्या होता है, रणमल और रतिपाल इसमें सेनापति होते हैं, जो हमीर के साथ में धोखा करते हैं, और बाद में क्या है, खिलजी की सेना में मिल जाते हैं। ठीक है, हमीर के नेतृत्व में केसरिया होता है, और रंग देवी के नेतृत्व में जौहर होता है। ये राजस्थान का पहला शाखा था, याद रखना। ठीक है दोस्तों, एक चीज और याद रखना कि ये जो शाखा हुआ था, ठीक है, ये जो जौहर हुआ था दोस्तों का, ये रंग देवी वाला, तो बोलते हैं कि हमीर की पुत्री होती है इसमें देवलदे नाम से। ठीक है, देवलदे नाम से, जो देवलदे पद्मला नाम से, जो कि पद्मला तालाब में कूद जाती है। ठीक है, वो आत्महत्या कर लेती है। इसी कारण से दोस्तों इसे जल जौहर भी कहा जाता है, कि राजस्थान का पहला जल जौहर कौन सा था। ठीक है, तो 1301 का रणथंभौर का था। ठीक है, कि वो क्या है कि ना, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए दोस्तों वो क्या है, तालाब में कूद जाती है। ठीक है, तो इसी कारण से क्या है, वो जल में कूदने के कारण क्या है,
उसको जल जौहर भी माना जाता है। कुछ इतिहासकार देवल दे का नाम दोस्तों ना पद्मला बताते हैं, और कुछ बोलते हैं कि वो जिस तालाब में कूदी थी उसका नाम पद्मला था। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा कि हमीर की जो पुत्री होती देवल दे, जो पद्मला जी, ठीक है, जो भी थी, वो क्या तालाब में कूद कर अपनी जान देती थी। ठीक है, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए। ठीक है, आया कुछ समझ में दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मोहम्मद शाह और के हैबरू जो उसके शत्रु थे दोस्तों। ठीक है, और रणमल और रतिपाल जो भी क्या है हमीर के यहाँ पे सेनापति थे, जो वहाँ पे जाके मिल गए थे, इनको क्या है अलाउद्दीन खिलजी मरवा देता है। ठीक है, वो उसको पता था दोस्तों, जो ये अपने मालिक के वफादार नहीं होता, मेरे क्या वफादार होंगे, वो क्या उनको भी मरवा देता है। ठीक है, तथा उलुग खां को रणथंभौर का अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा कि उलुग खां को क्या है रणथंभौर का अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है। इतना कंप्लीट हो गया। अब मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण 1301। हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही मोहम्मद शाह के हैबरू को शरण दी थी। पहली चीज, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति देखिए, उलुग खां, अल्ब खां, नुसरत खां। ठीक है, ये क्या है, ये मारा जाता है। ठीक है, अपन ने देख लिया। अपन हमीर के सेनापति धर्म सिंह को भीम सिंह जी थे। ठीक है, रणमल और रतिपाल ने हमीर से विश्वासघात किया था। ठीक है, धर्म सिंह भीम सिंह अपन सब पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो रणमल और रतिपाल जी ने हमीर से विश्वासघात किया था। रणथंभौर में साका हो गया 1301 का। रानी रंग देवी ने जौहर किया था। ये राजस्थान का पहला साका था। ठीक है, इतना समझ में आया दोस्तों। चले आगे। हमीर की बेटी देवल देव ने पद्मला तालाब में कूदकर क्या है आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, इसी कारण से इसको क्या है राजस्थान का पहला जल जौहर भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, वो मैं जयसीमा जो बोल रहा था ना कि इनके पिताजी, वो उनका नाम दोस्तों जयसीमा और जयत्र सिंह दोनों था, याद है ना। ठीक है, अपने पिता जयत्र सिंह की याद में। ठीक है, तो जयसीमा के आगे जयत्र सिंह भी लगा लेना। ठीक है, अब देखिए, आमिर की बेटी देवल देव हो गई। आमिर की सांस्कृतिक उपलब्धियां देखिए, रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी बनाई थी। अपने पिता जयत्र सिंह के 32 साल के शासन के कारण क्या है, शासन के ऊपर क्या इन्होंने अपने पिता जयत्र सिंह की याद में ये छतरी बनाई थी। ठीक है, याद रखना। और इसी छतरी के नीचे ये बैठ कर न्याय करते थे, इसलिए इनको न्याय की छतरी भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आमिर की पुस्तक थी दोस्तों श्रृंगारहार। याद रखना, श्रृंगारहार किसकी पुस्तक है, आमिर देव की पुस्तक है। ठीक है, और ये जो श्रृंगारहार है दोस्तों, ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से कुंभा की पुस्तक कौन सी नहीं थी। ठीक है, तो इसमें श्रृंगारहार ऑप्शन दे दिया जाता है। ठीक है, फिर देखिए, हमीर क्या है कोटि यज्ञ भी कराया था, जिसके जो पुरोहित थे वो दोस्तों विश्वरूप थे। कौन थे दोस्तों, विश्वरूप थे। ठीक है, अब चलिए आगे। दरबार विद्वान राघव देव। दरबार विद्वान कौन थे दोस्तों, राघव देव। हमीर का गुरु बीजादित्य। हमीर के गुरु कौन थे दोस्तों, बीजादित्य। ये क्या है दोस्तों, राघव देव जी, ये राघव देव जी कौन थे, ये हमीर के गुरु थे। इसके अलावा दरबारी विद्वान में एक और थे जो बीजादित्य थे। ठीक है, बस दो चीज़ याद रखना कि इनके दरबारी विद्वान दो थे। पहले राघव देव जी जो हमीर के खुद के गुरु थे, दूसरे बीजादित्य जो इनके विद्वान थे। ठीक है, थे तो दोनों विद्वान। ठीक है, बस इतना याद हो गया। अब चलिए आगे, और रिवीजन करना ना भूलिए दोस्तों। ठीक है, रिवीजन भी करते रहना। अब आगे चलिए, हमीर का मूल्यांकन देख लेते कि हमीर जी के बारे में। दोस्तों, हमीर पर कर बढ़ाने तथा हट के लिए युद्ध करने का आरोप लगाया जाता है। ठीक है, क्या हमीर जी क्या है कर बहुत ज़्यादा बढ़ाते थे, और हट करने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा हटी उनको माना जाता था। ठीक है, युद्ध करने के लिए उनको पर आरोप लगाया जाता है, लेकिन इन आरोपों से इन्हें मुक्त किया जा सकता है, क्योंकि युद्ध के समय में अधिक धन की आवश्यकता होती थी। ये आप सब मानते हो दोस्तों कि युद्ध अगर करना है तो हमें क्या है, ऐसा तो है नहीं कि धन की तो आवश्यकता होती है, इसीलिए इन्होंने कर बढ़ाए थे दोस्तों। ठीक है, कि कर बढ़ाए थे, तथा ऐसा सभी राजा करते थे दोस्तों। ठीक है, ये ऐसा क्या है, सभी राजा करते थे कि मतलब जो इतिहासकार है वो इनके ऊपर आरोप लगाते हैं हमीर देव के ऊपर कि ये क्या है, इन्होंने अत्यधिक कर बढ़ाया था, तथा ये क्या है बहुत ज़्यादा हठी व्यवहार के थे, इस कारण से युद्ध करने में तत्पर रहते थे। ठीक है, अब देखिए, युद्ध के समय में अधिक धन की आवश्यकता होती है, इसलिए कर बढ़ाए गए थे। ठीक है, और जो हर राजा करता है। तो युद्ध से पहले हमीर ने कभी भी दोस्तों कर नहीं बढ़ाए थे। याद रखना दोस्तों कि युद्ध से पहले इन्होंने कभी भी कर नहीं बढ़ाए थे। इस कारण से मतलब क्या है, जब युद्ध होने वाला होता था तो उससे पहले कि ये कर बढ़ाते थे यार। ठीक है, अब देखिए, शरणागत की रक्षा करना उस समय हिंदू संस्कृति का आदर्श था दोस्तों। ठीक है, कि शरणागत की रक्षा, अगर कोई शरण में आ जाता है दोस्तों तो उसका ना हमारी हिंदू संस्कृति ये बोलती है दोस्तों क्या है
कि शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करना हमारा क्या है, परम धर्म होता है दोस्तों, ठीक है। तो शरणागत की रक्षा करना उस समय हिंदू संस्कृति का आदर्श था। वो बोलते हैं ना इतिहास का कि हठी व्यवहार के थे, इसलिए जानबूझ के क्या अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया था। मोहम्मद शाह के अबू को शरण ही नहीं देते तो अलाउ युद्ध ही नहीं करता, ठीक है। तो क्या है, शरणागत की रक्षा करना उस समय हिंदू संस्कृति का आदर्श था। तो हमीर भी इस आदर्श का पालन कर रहे थे। उसकी बहादुरी व शरणागत के लिए सब कुछ निछावर कर देने की प्रवृत्ति अविस्मरणीय तथा हमीर को प्रथम पंक्ति में लाकर खड़ा कर देती है। आया कुछ समझ में दोस्तों, ठीक है। कि हिंदू संस्कृति में बात बोली गई कि जो शरण में आता है उसकी रक्षा करना हमारा परम धर्म होता है, ठीक है, हमारे आदर्श है दोस्तों, ठीक है। तो जो मोहम्मद शाह केबरू को शरण दी थी दोस्तों, वो इसी कारण से दी थी, ठीक है। वो क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के साथ में कोई जाति दुश्मनी नहीं निभा रहे थे, ठीक है। आया कुछ समझ में? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। किसी कवि ने हमीर के बारे में ठीक ही कहा है दोस्तों कि सिहे गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार। सिहे गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ठीक है। ये क्या है, हमीर देव के बारे में क्या है, ये कथन बोला जाता है, ठीक है। तो ये कथन आप याद रखना दोस्तों का, अगर ये कथन आ जाता है तो निम्न में से 2 क्वेश्चन पड़ेंगे इसके ऊपर। पहला कथन कि निम्न में से किस शासक के बारे में ये कहा जाता है कि सिहे गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तले हमीर हटे चढ़े न दूजी बार, ठीक है। तो आपको हमीर 2-3 मिल जाएंगे उसमें, हमीर दे सिसोदिया मिल जाएंगे, हमीर ये भी मिल जाएंगे, ठीक है, याद रखना। फिर देखिए दोस्तों, एक चीज़ और है, एक क्वेश्चन ये और पुटअप हो जाता है कि ये कथन आपको दे दिया जाएगा, साथ में ये पूछा जाएगा कि निम्न में से ये कथन किस किले के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो रणथंभौर के किले के बारे में बोला गया है। किस किले के बारे में बोला गया है? रणथंभौर के किले के बारे में बोला गया है। हालांकि जब अपन किले पढ़ेंगे तो उसमें अपन अच्छे से देख लेंगे। एक कथन और बोला जाता है रणथंभौर के ऊपर कि और तो किले नंगे है, बाकी ये क्या है, बख्तरबंद है, ठीक है। और तो किले क्या है, नंगे है, ये किला क्या है, बख्तरबंद है, ठीक है। ये भी रणथंभौर किले के बारे में ही बोला जाता है, ठीक है। जैन दुर्ग को रणथंभौर की चाबी कहा जाता है। हो गया। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना को कहा जाता है। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक। आज का टॉपिक कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों, ठीक है। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जितना ज़्यादा हो सके जुड़े इसके चैनल से, ताकि क्या है, मैं आपके लिए और भी कुछ अच्छा कर सकूं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मुझे आपसे मोटिवेशन मिलेगा, और आप ये चैनल आप ही का है दोस्तों, ठीक है। तो मुझे आपसे मोटिवेशन मिलेगा, तब जाके मैं आपके लिए और भी ज़्यादा कुछ अच्छा करूँगा दोस्तों, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।